नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको बताया था ये होगा। और आज के समय जापान और यूएस की जो ट्रेड डील है, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ चुकी है क्योंकि जापान के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी यूएस विजिट कैंसिल कर दी है। आज के समय आप देखोगे वेस्टर्न मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर जिनको यूएस में जाना था ये जानने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी वादे किए थे ट्रेड डील के अंदर, अभी तक इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। ये प्रोमिसेस यूएस कब फुलफिल करेगा, ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि इन्होंने ऑल टुगेदर अपनी विजिट ही कैंसिल कर दी। और मैं यहां पे आपको यही बता दूं, बहुत सारे देश जो यूएस के साथ ट्रेड डील कर चुके हैं या अभी प्रोसेस में है, ये इंडिया यूएस का केस पक्का देखेंगे। भारत जिस तरीके से डिफायंस दिखा रहा है ना यूएसए को, ये मैं आपको बता दूं फैलेगी। बाकी देश भी कहेंगे कि इंडिया इतनी कम पर कैपिटा इनकम के साथ, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है हमारी, ठीक है, अभी मतलब हमने एक बड़ी आबादी को मिडिल क्लास में कन्वर्ट किया नहीं है और टूरिज्म हमारा इतना बूम हुआ नहीं है, बट स्टिल वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम लोग अपने सिद्धांतों पर खड़े रहकर यूएस को कह सकते हैं कि नहीं, अगर ट्रेड डील नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट कर लेंगे। बाकी कंट्रीज में भी डिस्कशन होगा कि क्या हमने ज्यादा ही जल्दी दिखा दी यूएसए के साथ ट्रेड डील करने में। और जापान इसका क्लासिक एग्जांपल है। आप ऑनलाइन जाओगे, कई लोग एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, जापान ट्रेड नेगोशिएटर टू कैंसल यूएस विजिट। तो क्या मतलब जापान डील भी फेक थी? एक एक करके आप देख पाओगे टाइमलाइन पर बहुत सारी ऐसी ट्वीट सामने आई है। और अब पॉसिबिलिटी बिल्कुल काफी हद तक बनी हुई है कि बाकी देश भी डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे कि ट्रेड डील में कई चीजें हैं जिससे हम एग्री नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की जो ये सेकेंड टर्म है, उसमें इन सब कंट्रीज के साथ ये एक ट्रेड डील फाइनलाइज कर चुके हैं। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ट्रंप के हिसाब से ट्रेड डील का मतलब यही है कि टैरिफ्स वो देश भी लगाएगा, यूएस भी लगाएगा, बस वो टैरिफ्स दोनों को एक्सेप्टेबल होने चाहिए। तो यूके के साथ यूएस साइन कर चुका है ट्रेड डील, वियतनाम के साथ साइन कर चुका है। वियतनाम वाली जो ट्रेड डील थी, मैं आपको बता दूं, वियतनाम के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी। ये इधर आप देख पाओगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ना एक पूरा चार्ट तैयार किया है कि ट्रंप ने किस तरीके से किस कंट्री को कितनी बार धमकाया। डील हो रही थी, डील के बीच में धमकाना शुरू कर दिया। कई बार तो एक देश को लगा कि डील कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट मोमेंट पर ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, ये डील ऐसे काम नहीं करेगी, कुछ चेंजेस करो। वियतनाम के साथ यही हुआ था। डील बिल्कुल ऑलमोस्ट इनको लगा कि फाइनलाइज हो गई है, लास्ट मोमेंट पर ट्रंप आ गए, बड़ी बड़ी धमकियां देनी स्टार्ट कर दी और फिर और बहुत सारे कंसेशंस वियतनाम से निकाले इन्होंने। इधर आप देख पाओगे वियतनाम का केस, सब कुछ आराम से एग्रीड था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। लास्ट मोमेंट पर ट्रंप का थ्रेट आ गया। सेम केस आप देखोगे यहाँ पर ताइवान, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया का, बट ये रिलेटिवली पहले आया था और ये थ्रेट्स भी काफी हद तक कम थे। बट बाय द एंड ऑफ द नेगोशिएशंस मुझे याद है कई यूट्यूबर्स ने ना वीडियो बनाई कि ट्रंप ह्यूमिलिएट्स वियतनाम इन ट्रेड वॉर। सिचुएशन वियतनाम की बहुत खराब हो गई थी। देखिए, ट्रंप ने यूएस इकोनॉमी की जो पावर है उसका फायदा उठाकर कई देशों को पिछले कई महीनों में ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करी है या फिर काफी केसेस में किया भी है। चाइना के साथ देखिए, अभी तक एक फ्रेमवर्क साइन हुआ है डील का, हालांकि अभी कोई डील चाइना के साथ यूएस की साइन हुई नहीं है। फिर अगर हम बात करें जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस के साथ, तो इनके साथ एक सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स साइन हुए थे जिसमें बहुत सारी बातें लिखी है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, ट्रेड को लेकर। और पर्सनली मेरा मानना है यूरोपियन यूनियन और जापान का जो ये ट्रेड पैक्ट है यूएस के साथ, ये लंबे समय तक टिकने वाला है नहीं। पाकिस्तान के साथ जो डील करी है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा वो है क्या, क्योंकि उसमें प्राइमरली बस ऑयल और एनर्जी की बात करी है। यूएस पाकिस्तान का जो ट्रेड है ओवरऑल वो काफी हद तक नेग्लिजिबल है, तो ट्रंप ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। फिर ऑफ कोर्स इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडोनेशिया की डील के अंदर इंडोनेशिया ने यूएस को कहा है कि ये बहुत सारे बोइंग के जेट्स, एनर्जी इंपोर्ट, मतलब कि यूएस से ऑयल वगैरह ये सब परचेज करेंगे, तब जाकर यूएस की मार्केट का एक्सेस मिलेगा। तो लग रहा था अभी के लिए कि इस लिस्ट में कोई बगावत नहीं होगी, सब कुछ ओके चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। मगर जापान और यूएस के बीच में आज के समय सबसे बड़ा इशू दो चीजों को लेकर है। पहला, कि यूएसए ने जो एक अजीब सी डिमांड रख दी है जापान के सामने कि जापान $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा इन यूएस। जापान में कई इन्वेस्टर्स इस शर्त को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट्स का पैसा है जापान को कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना होगा। तो या तो जापान इसके लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट बैक्ड लोन्स उठाएगा, गारंटीज उठाएगा। जी हाँ, लिटरली जापान लोन लेकर वो पैसा यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा होगा। और इसके बदले में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब टैरिफ फ्री एक्सेस मिल चुका है जापान को। ट्रंप ने कहा है ये सब करने के बाद भी ना जापान को 15% टैरिफ पे करने होंगे।
और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने यह भी क्लेम किया कि इन इन्वेस्टमेंट से जो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वो भी बहुत सारा उसका एक मेजॉरिटी चंक यूएसए को दिया जाएगा ना। जापान में कई लोग कह रहे हैं दिस इज ए हॉरिबल डील, इससे जापान को कहीं से भी फायदा नहीं होता। और इसलिए आप देखोगे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ट्रम्प सेज जापान इज इन्वेस्टिंग $550 बिलियन इन द यूएस एट हिज डायरेक्शन, इट मे नॉट बी ए श्योर थिंग। जापान और यूएस बिल्कुल भी एग्री नहीं कर पा रहे कि ये $550 बिलियन का कैसे होगा, कैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, और इसी बात को लेकर ये ट्रेड डील कोलैप्स कर सकती है। और जापान देख सकता है इंडिया के एग्जाम्पल को कि अगर इंडिया वेट कर सकता है कि चलो वेट करते हैं, देखते हैं कि ट्रंप कब तक एशिया की बड़ी इकोनॉमीज के साथ, इंडिया जापान के साथ बिना ट्रेड डील के कब तक काम चला पाएंगे। आई थिंक हम धीरे धीरे वहां पर बढ़ रहे हैं, अनलेस, यहाँ पे मुझे ये एक अनलेस बोलना पड़ेगा, ट्रंप जापान के केस में टाको कर लेते हैं, कुछ कंसेशंस जापान को दे देते हैं, जहां पे जापान को लग रहा है कि इनको एक अच्छी डील नहीं मिली, ट्रेड डील में कुछ मॉडिफिकेशंस करके बात आगे बढ़ती है। बट जिस तरीके से लग रहा है कि फोन्स पर, ईमेल पर कोई भी समझौता नहीं हो पाया, जापान के ट्रेड ऑनवॉय को अपनी विजिट कैंसिल करनी पड़ी यूएसए की, ये बहुत खराब साइन है। साफ साफ लग रहा है कि यूएस जापान की ट्रेड डील खतरे में आ चुकी है। अब यहां पर देखिए, एक क्वेश्चन हमको ये पूछना होगा कि क्या पीएम मोदी ने रिसेंटली जो बात कही है कि 50% टैरिफ भारत पे सिंस लगा दिए गए हैं, इंडिया को सेल्फ रिलायंस पर फोकस करना होगा, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स जितने हम परचेज कर सकते हैं उतने परचेज करने होंगे। एज ए कंट्री यूनाइट होने का समय आ चुका है। जापानीज लोगों ने ये करके दिखाया इन द पास्ट, वहां पे आप अगर देखो तो वो लोग अपने ब्रांड्स ही परचेज करते हैं, दे आर वेरी नेशनलिस्टिक। जब बात आती है कॉमर्स की, सिर्फ जापानीज ब्रांड का ही वो सामान खरीदते हैं। इंडिया में क्या हम उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर अभी बाय द वे यूएस जापान की ट्रेड डील कोलैप्स हुई नहीं है, मान लीजिए कोलैप्स हो जाती है, जापान पर भी ट्रम्प लगा देते हैं बहुत सारे टैरिफ्स, और उसके बाद जापानीज जो गवर्नमेंट है वो भी टैरिफ लगा देती है यूएसए पर, तो उस केस में जापान के लोग तो बिल्कुल काफी हद तक मेड इन जापान परचेज कर लेंगे, मगर क्या इंडिया में भी हम ऐसा कर पाएंगे? इसके लिए देखिए अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और साथ ही साथ भारत को यह भी दिखाना होगा कि अगर यूएस मार्केट में हमारे एक्सपोर्ट नहीं जाएंगे ना, तो ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को एक्सप्लोर करके हम अपने एक्सपोर्ट्स बरकरार रख सकते हैं। नहीं तो इस फाइनेंशियल ईयर में भारत के एक्सपोर्ट्स में एक बड़ा डिप आ सकता है, जिससे ओवरऑल भारत की जो ग्रोथ रेट है इसको भी चोट पहुंच सकती है। तो इंडिया ने जो यहां पर डिफाइंस का बिगुल बजा दिया है ना, आप देखोगे बहुत से देश इससे इंस्पायर होंगे, और अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी बाकी है। आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। मगर फाइनली यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसने टारगेट सेट किया है कि भारत से ना हमको हर साल 1 मिलियन, मतलब कि 10 लाख टूरिस्ट चाहिए। मतलब इंडिया से टूरिस्ट और देशों में जा रहे हैं, हमारे देश में क्यों नहीं आ रहे? तो इस कंट्री ने सेट किया है 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट का टारगेट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बताइए किस कंट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? आर्मेनिया, ओमान, ईरान या चाइना? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई एआई कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम, परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखें आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल, और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। पहले तो है डेटा साइंटिस्ट, फिर है डेटा इंजीनियर्स, और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको यह बता दूं, ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग, एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे, और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती है। और आप अगर एक फ्रेशर है
तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीजों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक मतलब कि 1 करोड़ से भी ज्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज्यादा कमाते हैं कंपेयर टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो अगर आप खुद को एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको करना सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जनरेटिव एआई कोर्स का। और याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखाएंगे कि जनरेटिव एआई के साथ कैसे डेटा साइंस की स्किल एक्वायर करनी है। दिस इज व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर। इस यहाँ पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा डेटा साइंस का जो बैच है इसकी पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि पहली क्लास से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 300 घंटों की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। आपको एक NASSCOM और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा और 15 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगेन मैं आप सबको सिंपली यही कहूंगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। आपको लगता है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये एक ऐसी स्किल है दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप वहाँ पे अपने सवाल ही पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स, कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और यू कैन बिगिन योर जर्नी as a data scientist. So, good luck to all of you. And as I always say, may the gods watch over you.